मुझे पता है कि टाइटल देखकर ही आपको ये वीडियो काफी कंट्रोवर्शियल लग रही होगी, लेकिन मैं भारत में डिक्टेटरशिप नहीं चाहता हूँ। मेरे सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स आए जिसकी वजह से मुझे एक पैटर्न नजर आया, और वो पैटर्न है कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर डेमोक्रेसी पहले आ गई हो और वो देश डेवलप बाद में हुआ हो। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो जाके ChatGPT से पूछ लो। ऐसी कंट्रीज जो पहले डेमोक्रेसी बनी और बाद में डेवलप हुई, सबसे पहला नाम गेस करो आपको किस कंट्री का मिलेगा। इट इज इंडिया। और इंडिया किसी भी लिहाज से एक डेवलप्ड देश नहीं है। एक और एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा और वो है इजराइल। इजराइल दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जहां शुरू से डेमोक्रेसी है और उसके बावजूद इजराइल आज एक डेवलप्ड देश है। इसके अलावा जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज आपको मिलेंगी वो पहले डेवलप हुई हैं और उसके बाद वहां पर जाकर एक अच्छी डेमोक्रेसी बनी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी डेवलपमेंट के रास्ते में एक रोड़ा बन जाती है? क्योंकि ऐसे कुछ एग्जाम्पल हमें देखने को भारत के अंदर मिलते हैं। हमारा देश इतना डाइवर्स है कि सबके इंटरेस्ट कभी अलाइन हो ही नहीं सकते। सरकार कुछ करने जाती है तो कोई ना कोई प्रोटेस्ट करना शुरू कर देता है। ऊपर से इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जो ना तो डिसिप्लिन्ड है और ना ही उन्हें कोई सिविक सेंस है। डेमोक्रेसी अर्न करने की चीज है और हमारे देश के बहुत सारे लोग बार बार ये दिखाते हैं कि उनकी हरकतें ऐसी नहीं है कि वो डेमोक्रेसी अर्न कर सके। पॉलिटिशियंस को भी पता है कि कुछ बड़ा बदलाव करना चाहेंगे तो अगले इलेक्शन में हमको वोट नहीं मिलेगा। जैसे कि फार्म लॉ, अभी कांग्रेस ने भी प्रॉमिस किए थे, आम आदमी पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, बीजेपी लेकर आ गई, लेकिन फिर प्रोटेस्ट होने लगा। फिर यूपी के इलेक्शन नजदीक आए, प्रोटेस्ट खत्म नहीं हो रहे थे तो फार्म लॉज को वापस ले लिया गया। हर बड़ा इकोनॉमिस्ट ये कहता है कि फार्म लॉज में जो चेंजेस हुए थे वो काफी जरूरी थे, लेकिन अब इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद कोई इसको सपोर्ट करता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि सबकी वोट बैंक पॉलिटिक्स अटकी हुई है। हमारे देश में हर रोज कितने हिट एंड रन के केसेस होते हैं। अब सोच के देखो कि ऐसा कोई कानून बन जाए कि अगर किसी से कोई एक्सीडेंट होता है तो उसे इंजर्ड को किसी हॉस्पिटल में ले जाना कंपलसरी होगा, या वो बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए एक्सीडेंट स्पॉट से भाग नहीं सकता। कितना अच्छा हो जाएगा, कितनी जानें बच सकती है ना। आपको ये सुनकर शौक लगेगा कि सरकार ऐसा कानून लेकर आई थी। हिट एंड रन पर यह नया लॉ जैसे ही आया तो ट्रक वालों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। पूरी की पूरी सप्लाई चेन ठप पड़ गई और सरकार को यह कानून वापस लेना पड़ा। इसीलिए मेरे हिसाब से कई बार शायद हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स और फ्रीडम ही सरकार के लिए एक हैमर बन जाता है। जब तक आप लोगों के शॉर्ट टर्म के फायदे वाले काम करते रहोगे तभी तक आपको वोट मिल पाएगा। जैसे ही आप कुछ रेडिकल लॉन्ग टर्म चेंजेस लाने की कोशिश करते हो तो हैमर जिंदाबाद। इसके ऊपर से हमारे पॉलिटिशियन इतने अपॉर्चुनिस्टिक हैं कि अपने फायदे के लिए चाहे देश का नुकसान हो जाए तो कतराते भी नहीं। इसीलिए अंबेडकर भी ये मानते थे कि भारत में डेमोक्रेसी काम नहीं कर सकती। और आज की वीडियो में हम इसी तरह के कुछ इश्यूज की बात करेंगे जो सुनने में थोड़े कंट्रोवर्शियल लग सकते हैं, इसलिए थोड़ा ओपन माइंड से वीडियो को एंड तक देखना। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे, ये मेरा वादा है। डेमोक्रेसी की तरह बिजनेस में भी बहुत सारा पेपर वर्क होता है और डेमोक्रेसी की तरह ही इसे एफिशिएंट बनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो बिजनेस डॉक्यूमेंट के सिग्नेचर और अप्रूवल का पूरा प्रोसेस अल्ट्रा स्मूथ बना देता है। ओडू साइन। बिजनेस में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स पर साइन करना पड़ता है। रिक्रूटमेंट लेटर, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, अकाउंटिंग अप्रूवल्स, और मैनुअली करते करते तो पूरा दिन निकल जाता है। ओडू साइन के थ्रू आप अपना डॉक्यूमेंट इजीली अपलोड कर सकते हो। कौन कौन साइन करेगा वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। जो फील्ड्स जिससे भरवानी है जैसे ईमेल, साइन, डेट, नेम, बस सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेट कर सकते हो। हर फील्ड को मैंडेटरी या ऑप्शनल मार्क कर सकते हो और साइन करने का ऑर्डर भी आप सेट कर सकते हो। मैनुअली रिमाइंडर भेजने की जरूरत नहीं है। ओडू साइन में ऑटोमेटिक रिमाइंडर सेट कर सकते हो ताकि कोई साइन करना भूल ना जाए। और साइन करना भी बहुत आसान है, चाहे ऑटो साइन हो, मैनुअली ड्रॉ कर सकते हो या फिर साइन का फोटो अपलोड कर सकते हो। डेस्कटॉप या मोबाइल दोनों पर ये सीमलेसली काम करता है। ऑथेंटिसिटी और सिक्योरिटी के लिए OTP बेस्ड वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी यहाँ पर मिलता है। जैसे ही डॉक्यूमेंट साइन होता है सब पार्टीज को डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट मेल पर चला जाता है, कुछ इस तरह से। आपका पूरा डॉक्यूमेंट फ्लो एक डैशबोर्ड पर विजिबल होता है। साइंड, पेंडिंग, एक्सपायर होने वाले डॉक्यूमेंट सबका स्टेटस एक साथ दिख जाता है। ये इंडिया में लीगल है और काफी सारे बिजनेसेस अब डिजिटली साइन करने के लिए ओडू साइन ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। ओडू के पास साइन जैसे और भी एप्स हैं, इनवॉइसिंग, अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे यूज केसेस के लिए। पहला ऐप लाइफ टाइम के लिए फ्री है विद अनलिमिटेड होस्टिंग एंड सपोर्ट, और सारे ऐप्स का एक्सेस चाहिए तो सिर्फ 580 रुपीज पर मंथ में मिलता है। डिस्क्रिप्शन में ओडू साइन ऐप का लिंक दिया हुआ है, एक बार जाके चेकआउट जरूर करना।
आप सोच कर देखो कि क्या एक कंट्री जिसमें लगातार कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाहे रिलीजन के ऊपर हो, लैंग्वेज के ऊपर हो, स्टेट की लड़ाई हो, जहां लोग हर टाइम एक वॉर मोड में हो, तो क्या ऐसे देश में कभी भी कोई डेवलपमेंट हो सकता है? क्या ऐसे देश के लोग प्रोडक्टिव हो सकते हैं? क्या ऐसे देश की क्वालिटी ऑफ लाइफ कभी इंप्रूव हो सकती है? भारत और कुछ भारत जैसे देश जो रैपिडली डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर ऐसा ही माहौल है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कुछ अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, और ये सारी कंट्रीज सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज हैं। चाहे कितनी भी फ्लॉड हो, लेकिन दुनिया की नजर में ये डेमोक्रेसीज हैं। अब जरा उन कंट्रीज पर नजर डालो जो इन कंट्रीज के कंपैरिजन में ज्यादा रैपिडली डेवलप कर पा रही हैं, जैसे साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देश। वियतनाम का एग्जांपल ले लो। हाल ही में ये देश टूरिज्म के लिए बहुत फेमस हुआ था, लेकिन इसके पहले वियतनाम वॉर के लिए जाना जाता था। 1955 से लेकर 75 तक वियतनाम में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में प्रॉक्सी वॉर चलती रही, जिसकी वजह से देश एकदम उजड़ गया था। वियतनाम से लोग माइग्रेट होकर दूसरे देशों में भाग भाग के जा रहे थे, लेकिन आज वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है। दुनिया में टूरिज्म और अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत फेमस है, जिसकी पर कैपिटा इनकम भारत से 1.5 गुना ज्यादा है। और चाइना से जितनी भी अमेरिकन कंपनी बाहर जा रही हैं, वो भारत की जगह वियतनाम को पहली प्रेफरेंस दे रही हैं। भारत के भी टूरिस्ट गोवा की जगह आज वियतनाम जाना प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वियतनाम भारत से सस्ता देश है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पर भारत से कम पैसे खर्च करने पर भी भारत से बहुत ज्यादा बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है। वहां के बीचेस भारत की तरह गंदे नहीं है, वहां जगह जगह कूड़े के ढेर नहीं पड़े हुए, वहां सड़कों पर कैटल और स्ट्रे डॉग्स नहीं दिखते हैं, वहां लोगों को बेसिक सिविक सेंस है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो होते हैं। टूरिस्ट वाली जगह पहुंचते ही 10 लोग आपके बैग नहीं खींचने लगते और आपको सामान बेचने के लिए आपके पीछे नहीं पड़ जाते। इकोनॉमी के फ्रंट पर भी देखो तो ब्रांडेड स्टोर्स में जाकर देखना, कपड़ों पर मेड इन वियतनाम का टैग आपको लगा हुआ दिख जाएगा। यूनिक्लो, नाइकी, एडिडास और गैप जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स भारत में वियतनाम से ही कपड़े इंपोर्ट करके बेच रहे हैं। कोविड के टाइम पर जब चाइना से कंपनी शिफ्ट हुई तो थोड़ी बहुत असेंबली लाइन अट्रैक्ट करके हमने अपनी पीठ थपथपानी शुरू कर दी, लेकिन असली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सारा का सारा वियतनाम में शिफ्ट हो गया। यानी कि टूरिज्म और मैन्युफैक्चरिंग में वियतनाम हमसे बहुत अच्छा कर रहा है और हमें कड़ा कंपटीशन दे रहा है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ का नंबर देखो तो भारत से ज्यादा नहीं है, लेकिन पॉवर्टी रिडक्शन के नंबर भारत और चाइना दोनों से ज्यादा वियतनाम में है। यानी वियतनाम ने ज्यादा इफेक्टिवली अपने लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है। पॉलिटिकल सीन देखो तो वियतनाम एक अथॉरिटेरियन कंट्री है, जिसमें चाइना की तरह सिंगल पार्टी सिस्टम है, यानी कि यहाँ पर भी सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती है और इसके अलावा मीडिया से लेकर मोस्टली हर सेक्टर स्टेट कंट्रोल्ड है। कहने को वियतनाम एक सोशलिस्ट कंट्री है, लेकिन 1986 में ही इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस कर दिया था और चाइना की तरह इकोनॉमी ओपन कर दी थी, और आज उन्हें 2000s वाला चाइना कहा जा रहा है जो रैपिडली ग्रो करता जा रहा है। इनफैक्ट हाल ही में वहां की पार्टी ने अनाउंस कर दिया है कि वो पब्लिक सेक्टर में 1 लाख एम्प्लॉयज को अर्ली रिटायरमेंट देने वाले हैं। जैसे यूएस में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी कर रहा है, जिससे गवर्नमेंट स्पेंडिंग काफी कम हो जाएगी और गवर्नमेंट की कई एरियाज में इंटरवेंशन भी घटेगी। यानी वियतनाम और भारत को कंपेयर करें तो वियतनाम में भारत जैसी डेमोक्रेसी नहीं है, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, वो अपने पसंद के लीडर्स को इलेक्ट नहीं कर सकते, लोगों को कुछ भी बोलने या प्रोटेस्ट करने की फ्रीडम नहीं है, लेकिन पर कैपिटा इनकम और क्वालिटी ऑफ लाइफ में वो हमसे 1000 गुना बेटर कर रहे हैं। पॉवर्टी हमसे काफी कम है और इनइक्वालिटी भी कम है। ऐसे ही थाईलैंड का एग्जांपल ले लो। थाईलैंड भी भारत से काफी ज्यादा डेवलप्ड है। थाईलैंड की पर कैपिटा इनकम ऑलमोस्ट $60,000 है और हमारी है $2400। और थाईलैंड भी अपने टूरिज्म और एक्सपोर्ट के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन थाईलैंड में भी डेमोक्रेसी नहीं है। इनफैक्ट मोस्टली ये कंट्री मिलिट्री रूल के अंडर रही है। 2000 से ही थाईलैंड में कभी इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाती है और कभी मिलिट्री रूल लग जाता है। जैसे 2014 से 2019 में मिलिट्री रूल था, लेकिन 2020 के बाद से इलेक्टेड गवर्नमेंट है। हालांकि थाईलैंड एक मोनार्की है, इसलिए किसी की भी सरकार हो, राजा के अप्रूवल के बिना वहां कुछ नहीं हो सकता। और इसी तरह से आप सिंगापुर को देखो। मैं रिसेंटली वहां पर गया था। बहुत डेवलप्ड देश है, छोटा सा देश है, लेकिन वहां पर भी बहुत अथॉरिटेरियन सरकार है। वहां पर भी मीडिया वगैरह में कोई आजादी नहीं है, एक सिंगल रूल चलता है। लेकिन उस सिंगल रूल की वजह से पिछले 30-40 सालों में सिंगापुर जिस तरह से डेवलप हुआ है, वो पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो गया है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग कह सकते हो कि वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर छोटे छोटे देश हैं, इससे भारत को कैसे कंपेयर कर दे रहे हो? अगर पॉपुलेशन ही हमारा एक्सक्यूज है, तो चाइना ने भी तो ये सब करके दिखाया है। उनकी पॉपुलेशन कैसे इतनी डिसिप्लिन बनी, उन्होंने भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैसे प्रोडक्टिव बनाया। यानी बड़ी पॉपुलेशन होना कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। लेकिन अगेन हमें एक पैटर्न दिखता है, चाइना भी डेमोक्रेसी नहीं है और शायद इसीलिए वो इतनी तेजी से ग्रो कर पाए। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज का एग्जांपल भी लें तो सेम ही पैटर्न दिखेगा कि पहले वो देश डेवलप हुए और उसके बाद जाकर उन देशों ने डेमोक्रेसी को अर्न किया। यूके इंडस्ट्रियलाइज होने वाला सबसे पहला देश है जो 18th 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइज हो चुका था और उस टाइम पर यूके मोनार्की के अंडर था और सिर्फ कुछ ही लोगों के पास वोटिंग के राइट्स थे। जैसे कि जो लोग
प्रॉपर्टी ओन करते थे इनिशियली सिर्फ वही लोग इलेक्शन में वोट कर सकते थे। 1918 में जाकर सारे मेन को वोटिंग राइट मिल पाए, लेकिन अभी भी सिर्फ वही विमेन वोट कर सकती थी जिनकी एज 30 साल से ऊपर हो और जो प्रॉपर्टी ओन करती हो। और फाइनली 1928 में जाकर 21 साल के ऊपर के सभी सिटीजन्स को विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन वोटिंग राइट मिल पाए। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था 1760 से 1840 और सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था 1870 से 1914 के बीच में, यानी कि ऑलमोस्ट 170 साल और 2 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद यूके में सभी सिटीजन को वोटिंग राइट्स मिल पाए। ऐसे ही यूएस के अंदर 1964 में जाकर यूनिवर्सल सफ्रेज हुआ, यानी कि ब्लैक वुमेन को 1964 तक भी वोट देने का अधिकार नहीं था। साउथ कोरिया में 1960 से 1980s के बीच में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और 1987 तक साउथ कोरिया मिलिट्री रूल के अंडर रहा। ताइवान 1950 से 1980s के बीच में रैपिडली डेवलप हुआ, इनफैक्ट इसे ताइवान मिरेकल कहा जाता है। लेकिन इस पीरियड में ताइवान में भी सिंगल पार्टी रूल था, बल्कि ताइवान में तो 1996 में जाकर पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो पाए। सिंगापुर भी जब मलेशिया से अलग हुआ और सेल्फ गवर्नेंस आई, उसके बाद से पीपल्स एक्शन पार्टी की सरकार रही, जिसके काफी पॉपुलर लीडर थे ली क्वान यू। इन्होंने सिंगापुर को 31 साल तक रूल किया था और इसे काफी डेवलप किया था। लोगों को सिविलाइज करने के लिए इन्होंने भी काफी स्ट्रिक्ट मेजर लिए थे। Whoever governs Singapore must have that iron in him or give it up. This is not a game of cards. This is your life and mine. I've spent a whole lifetime building this. And as long as I'm in charge, nobody's going to knock it down. इसीलिए आज भी वेस्टर्न मीडिया सिंगापुर को एक सॉफ्ट अथॉरिटेरियन स्टेट कहती है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी प्रेसिडेंट बनते ही सिंगापुर मॉडल को चाइना में अप्लाई करना शुरू कर दिया था। ये मॉडल था सॉफ्ट अथॉरिटेरियनिज्म के साथ कंप्लीट मेरिटोक्रेसी को प्रमोट करना। इसी मॉडल को स्टडी करके शी जिनपिंग ने चाइना में काफी बड़ा एंटी करप्शन मूवमेंट भी चलाया था। खुद वेस्टर्न मीडिया ये एक्सेप्ट करती है कि भले ही सिंगापुर एक अथॉरिटेरियन स्टेट हो, लेकिन उनका ये मॉडल काफी सक्सेसफुल रहा है और आज सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम पूरी दुनिया में 5th लार्जेस्ट है, यानी अमेरिका से भी ज्यादा। सिंगापुर एक छोटा सा देश है, एक सिटी के बराबर देश है, जो कुछ सालों पहले तक इररिलेवेंट था और आज पूरी दुनिया की इतनी बड़ी जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, ये अनइमेजिनेबल बात है। ऐसे ही जापान, जर्मनी, इटली और मिडिल ईस्ट के देशों में या तो मोनार्की थी या फिर एक मिलिट्री रूल के अंदर ये सारे देश डेवलप हुए, जबकि भारत आजाद होते ही पहले डेमोक्रेसी बन गया और बाद में डेवलपमेंट की बात उठी। और उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग थी हमारी डाइवर्सिटी मेरे हिसाब से जितना हमारे लिए बेनिफिशियल है, उससे भी ज्यादा ये चैलेंजेस पोज करती है। जितने भी एग्जांपल मैंने आपको दिए वो मोस्टली कंट्रीज ज्यादा डाइवर्स नहीं है, एक जैसी हैं, या एटलीस्ट डेवलपमेंट के फेज में ये सारी एक जैसी थी। चाइना के केस में भी ये बहुत बड़ी एडवांटेज की बात है कि वो एक होमोजेनस कंट्री है, यानी कि एक जैसी कंट्री है। चाइना की 94% पॉपुलेशन हान एथनिसिटी की है, जबकि हमारे यहाँ पर 100 किलोमीटर पे कल्चर, एथनिसिटी, लैंग्वेज सब कुछ बदल जाता है। फिर रिलीजन में भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, ऊपर से कास्ट का बर्डन अलग से पड़ जाता है। इसीलिए भारत को गवर्न करना बहुत मुश्किल बन जाता है, क्योंकि कभी भी सबके इंटरेस्ट अलाइन हो ही नहीं सकते। सरकार फॉर्म लॉ लेकर आती है तो इस पर सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट पंजाब में हो रहे थे, हरियाणा और यूपी में भी फैल गए और सरकार को ये लॉ वापस लेने पड़े, जबकि ये लॉ पूरे देश के लिए थे। 3-4 स्टेट के अलावा बाकी स्टेट के फार्मर्स तो प्रोटेस्ट कर ही नहीं रहे थे। ऐसे ही मैंने हिट एंड रन का एग्जांपल दिया था। इस लॉ के हिसाब से अगर किसी से भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए वहां से भाग जाए तो उसे 10 साल तक की सजा और फाइन लग सकता था। आप सोचोगे कि कौन इसे अपोज कर सकता है, लेकिन हमारे इस महान देश में इस लॉ के अगेंस्ट ट्रक वालों ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट खोल दिया था। पूरी सप्लाई चेन ठप पड़ गई, ऑयल तक की कमी हो गई, पुलिस वालों के साथ स्टोन पेल्टिंग तक हुई और सरकार को मजबूरन ये कानून वापस लेना पड़ा। CAA, जिसका इंडियन मुस्लिम से कोई लेना देना तक नहीं था, उस पर भी महीनों तक प्रोटेस्ट चलते रहे, क्योंकि लोगों को ऐसा फील हो रहा था कि भारतीय मुस्लिम्स के साथ कुछ गलत हो सकता है। मुंबई मेट्रो कार शेड पर भी इसी तरह के प्रोटेस्ट हुए थे। जब उद्धव ठाकरे की सरकार बनी थी तब तक पेड़ ऑलरेडी कट चुके थे, लेकिन अपने वोटर बेस को अपोज करने के लिए इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया। इसमें भी मुंबई के एलीट लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनका मेट्रो से कोई लेना देना नहीं है। उनकी इतनी प्रिविलेज लाइफ है कि वो बढ़िया महंगी महंगी गाड़ियों से पोल्यूशन करते हुए घूमते रहते हैं, और ये लोग प्रोटेस्ट करके ऐसे लोगों की लाइफ को टफ बना रहे थे जिन्हें मुंबई की लोकल में लटक के जाना पड़ता है और कटना पड़ता है। इन्हें मुंबई की स्पिरिट बेच कर ये लोग प्रोटेस्ट करके एक मेट्रो का प्रोजेक्ट डिले कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर कॉस्ट भी ओवररन हुई और ये प्रोजेक्ट भी डिले होता चला गया। केरला में इंडस्ट्रीज नहीं आ पा रही हैं, वहां के यूथ को बेंगलुरु, चेन्नई और मिडिल ईस्ट जाके काम करना पड़ता है, जबकि साथ ही में तमिलनाडु और कर्नाटका में भर भर के फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि केरला में आज भी यूनियंस की मनमानी चलती है, जो बात बात पे हड़ताल कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स केरला में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। आप खुद ही सुन लो इस पर शशि थरूर जी क्या कह रहे थे। Because Kerala has hartals all the time at the drop of a hat, and they're conducted with no regard for other people's well-being. There are old people on their way to hospital have been prevented from going. There are
Students on their way to exams have been prevented from going. People on their daily commute who've not been allowed to board buses. And it's truly sickening, these things happening. I think it should be outlawed. कर्नाटका में लैंग्वेज एक्टिविस्ट बैठे हैं जो अलग अलग बिजनेस पे जाके पत्थर चला रहे हैं, और मणिपुर की प्रॉब्लम हमारी सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग सरकार सॉल्व नहीं कर पा रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर यूनिवर्सिटी में ब्रेन वॉश हुए स्टूडेंट टेररिस्ट के नाम पर नारे लगाते हैं और फिर पॉलिटिक्स में भी आ जाते हैं। और ये तो कुछ नहीं है, जो लोग टेरर चार्जेस पर जेल में हैं, जिनके ऊपर यूएपीए तक लगा है, जो खुलेआम खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, वो भी जेल से बैठे बैठे चुनाव लड़ रहे हैं और जीत भी जा रहे हैं। ऐसे एग्जाम्पल मुझे ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी तो बिल्कुल नहीं लगते, बल्कि टू मच डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल लगते हैं। अच्छी वेस्टर्न कंट्रीज में भी ऐसा नहीं होता होगा कि जो लोग स्टेट के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर चुके हैं उन्हें चुनाव लड़ने दिया जा रहा है और लोग जिता भी रहे हैं। वोट के लिए दबा के फ्रीबीज दी जाती हैं, जबकि सबको पता है कि ये सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन फ्रीबीज ऑफर किए बिना अब कोई पार्टी नहीं जीत सकती है। A to Z हर पार्टी हर इलेक्शन में फ्रीबीज को प्रॉमिस करती है और पूरे स्टेट का फिस्कल डेफिसिट दांव पे लग जाता है। और इसी बढ़ते फिस्कल डेफिसिट की वजह से कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या बड़ा डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाता है। हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन ना तो प्रोडक्टिव है और ना ही डिसिप्लिन्ड। नई ट्रेनों पर हर रोज पत्थरबाजी होती है। आजादी के 75 साल बाद भी लोगों में बेसिक सिविक सेंस नहीं आ पाई है। जहां पे मन करेगा कचरा फेंक देंगे, जहां मन करेगा थूक देंगे, जगह जगह पर पान की पीके पड़ी रहती हैं। जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं, वो लोग तो रील्स बनाने में बिजी हैं या फिर सोशल मीडिया पे फैन वॉर्स करते रहते हैं। इससे ये तो क्लियरली पता चलता है कि हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम फेल हो चुके हैं, फिर वो चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, ब्यूरोक्रेसी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो या हमारे देश की पॉलिटिक्स। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत अभी भी डेमोक्रेसी बनने जितना मैच्योर नहीं हो पाया है, या करंट सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है तो हमें ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए? देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हमें डेवलप होने के लिए डिक्टेटरशिप की जरूरत है या मिलिट्री रूल की जरूरत है। पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि मिलिट्री रूल होने के बावजूद डेवलप नहीं कर पाए, बल्कि और गर्ते में चले गए। और भी ऐसे बहुत सारे देश के एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमें एक स्ट्रॉन्गर सिस्टम की बेहद जरूरत है। 370 इसका बेस्ट एग्जांपल है। जो लोग साफ बोलते थे कि चाहे किसी की भी सरकार आ जाए 370 को हाथ नहीं लगा सकती, लेकिन जैसे ही स्ट्रॉन्ग सरकार आई, अपनी पावर का उसने यूज करा, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। और मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के फेवर में इससे अच्छा एग्जांपल हो ही नहीं सकता। अदरवाइज अगर बातचीत करते रहते तो पूरी जिंदगी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती थी। लेकिन डेमोक्रेसी है, क्या पता सेंटर में कोई ऐसी सरकार आ जाए जो अपने वोटर बेस को अपीज करने के लिए 370 को वापस से रिस्टोर कर दे। छोटे मोटे प्रोजेक्ट में तो ऐसा होता ही रहता है। एक सरकार कोई प्रोजेक्ट चलाती है, पैसे एलोकेट करती है, कुछ पैसे लगाती है, समय लगाती है, और दूसरी सरकार आते ही उस पर ठप्पा मार के उसको बंद कर देती है। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना है। क्या अल्टरनेटिव हो सकता है जिससे भारत डेवलपमेंट बन पाए? क्या सिंगापुर मॉडल भारत में वर्क कर सकता है, या जैसे चल रहा है वैसे चलते रहना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए। बाकी डिस्क्रिप्शन में ओडू साइन ऐप का लिंक अवेलेबल है, एक बार उसे चेकआउट जरूर करना।